हेलो एवरीवन, आज डेट है 17 जून 2023 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि पलक लेक को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था हेमिस मोनेस्ट्री को लेकर के। तो हेमिस मोनेस्ट्री लद्दाख यूटी में लेह सिटी में लोकेटेड है। ये जो हेमिस मोनेस्ट्री है वो बुद्धिज्म का जो द्रुक्पा लेनीज है उससे रिलेटेड है। अगर हम बात करें लद्दाख के पर्सपेक्टिव में तो हेमिस मोनेस्ट्री जो है वो लद्दाख का लार्जेस्ट मोनेस्टिक इंस्टीट्यूशन है। साथ ही साथ में 1672 में लद्दाख के जो किंग थे उनका नाम था सेंगे नामग्याल। इन्होंने इस हेमिस मोनेस्ट्री को रीएस्टेब्लिश किया था 1672 में। यहाँ पर एनुअल बेसिस पर हेमिस फेस्टिवल जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अभी प्रेजेंट टाइम में हेमिस मोनेस्ट्री इसलिए न्यूज़ में बनी हुई थी क्योंकि G20 के जो डेलीगेट्स हैं उन्होंने यहाँ की विजिट की थी। तो जो इसकी लोकेशन है, जो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, वो सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। द हिंदू को डिस्कस करने से पहले हम बात करेंगे डिकोडिंग ऑफ न्यूज़पेपर इनिशिएटिव के बारे में। देखो एस्पायरेंट, चाहे आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, स्टेट पीसीएस या फिर कोई ऐसा एग्जाम जिसपे करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो आपके लिए इनिशिएटिव जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स की अगर हम बात करें तो इसमें हम क्या करते हैं, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी और भी अदर इंपॉर्टेंट वेबसाइट जहां पर लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है, तो सबसे पहले उस न्यूज़ की इमेज हम आपके साथ में शेयर करते हैं। फिर उस न्यूज़ में क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उनका एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। अगर कोई मैपिंग एरिया न्यूज़ में है तो उसका मैप जो है वो साथ ही साथ में आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट इसमें क्या देखने को मिलेगा कि करंट अफेयर जो है उसका लिंकेज इजीली आप कर पाओगे कि ये हम क्यों रीड कर रहे हैं। तो आपको पता होगा कि अच्छा ये न्यूज़ थी इसलिए हम जो है इन पॉइंट्स को रीड कर रहे हैं। ओके, तो आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। 89 रुपीज़ पर मंथ जो है वो इसके चार्जेज हैं। ओके, द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है द हिंदू की फ्रंट पेज पर। और यहाँ पर हमारी जो गवर्नमेंट है वो चाह रही है कि नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी जो है उसका नेम चेंज कर दिया जाए। और नेम चेंज करके अब इसको बोला जाएगा प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी जो है वो एक ऑटोनोमस बॉडी है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब इसको कब एस्टेब्लिश किया गया था, किस तरीके से बॉडी जो है वो एस्टेब्लिश हुई, इसके बारे में हम कुछ बेसिक बातें अगर हम डिस्कस करें तो देखो 1947 से पहले इंडिया के ऊपर ब्रिटिशर्स का रूल था। और जब ब्रिटिशर्स का रूल था तो उस टाइम में वहाँ की मतलब ब्रिटिशर्स के टाइम में जो आर्मी थी उनके कमांडर इन चीफ जो है वो यहाँ पर ये जो तीन मूर्ति हाउस जो है वहाँ पर वो रहते थे। फिर जैसे हमें इंडिपेंडेंस मिली तो हमारे इंडिया के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं वो यहाँ पर जो तीन मूर्ति हाउस है उसमें वो रहने लगे। 1964 में मई में उनकी डेथ हुई। उसके बाद में उनके बर्थडे पर 14 नवंबर को बर्थडे आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। तो 14 नवंबर 1964 को उस टाइम के जो हमारे प्रेसिडेंट थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उन्होंने इस तीन मूर्ति हाउस को एक तरीके से नेशन को डेडिकेट किया और यहाँ पर नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी के नाम से इसको इनोग्रेट किया। और मेन टारगेट ये रखा कि इस म्यूजियम का यूज़ किया जाएगा प्रेजेंट टाइम के कंटेम्प्रेरी ऑफ इंडिया के बारे में रिसर्च एंड स्टडी के लिए। ओके, तो अब गवर्नमेंट चाह रही है कि सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर के नाम पर इस सोसाइटी को रिप्रेजेंट ना किया जाए, सभी जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो यहाँ पर हो और उन सब का यूज़ जो है वो एज ए रिसर्च के रूप में किया जा सके। ये गवर्नमेंट का मेन टारगेट है, मेन ऑब्जेक्टिव है। तो इसके बारे में आपको कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए जो हमने डिस्कस कर ली। नेक्स्ट जो यहाँ पर आर्टिकल है वो बिपरजॉय जो साइक्लोन
अरेबियन सी से जिसका ओरिजिन देखने को मिल रहा है, उसकी वजह से गुजरात में क्या डिवास्टेशन देखने को मिल रहा है वो यहाँ पर इमेज के थ्रू आपको शो किया गया है। इसको लेकर के एक स्टडी भी सामने आई है, अभी हम नेक्स्ट पेजेस पर डिस्कस करेंगे उसके बारे में। यहाँ पर मणिपुर में जो इशू है उसमें देखने को मिल रहा है कि जो वायलेंस है वो कम नहीं हो रहा है, साथ ही साथ में और अदर इशू भी देखने को मिल रहे हैं, उनके बारे में हम न्यूज़ पेज पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर देखो, अभी जो उड़ीसा में बालासोर में जो इशू हुआ, एक सेकेंड, हाँ, बालासोर में जो इशू हुआ उसको लेकर के राइटर ने यहाँ पर रखा है, और राइटर जो है वो इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स में रह चुके हैं। तो उनके बारे में रेलवे के बारे में जो जो बेसिक इशू हैं और जो जो अदर इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है अदर कंट्री के, उन्होंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। तो सबसे पहले तो उन्होंने आर्टिकल में बताया है कि किस तरीके से ये इशू हुआ, इंसिडेंट हुआ। उसके बाद में हमारे रेलवे मिनिस्टर, साथ ही साथ में अगर हम बात करें तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने यहाँ पर विजिट की और जो इशू है उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश की, लोगों को जो है उनके साथ में सिंपैथी जो है वो एक्सप्रेस की, जो भी प्रॉब्लम है उसको किस तरीके से अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा सके, जो भी हॉस्पिटलाइजेशन या फिर इमरजेंसी सिचुएशन है उसको कैसे काउंटर किया जा सके, इसको सबसे इन सारी इश्यूज को उन्होंने अच्छे से टैकल करने में कोशिश की। राइटर जो है उन्होंने बताया है कि देखो, जैसे कि कोई छोटा इंस्टीट्यूशन है जैसे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट, वो बहुत ही एक लिमिटेड एरिया में रहते हैं, तो वहाँ पर आप डायरेक्टली जो है जो भी इशू है उनको टैकल कर सकते हो। लेकिन रेलवे जो है वो ओवरऑल इंडिया में इसका एक्सपेंशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर रेलवे के बारे में हमारा जो कोऑपरेशन है वो हमें अच्छे से करना होगा, कोऑर्डिनेशन जो है वो हर लेवल पर हमारा अच्छा होना चाहिए, तभी जा कर के इस तरीके की जो इंसिडेंट है वो नेक्स्ट फ्यूचर टाइम में ना देखने को मिले। मतलब इंफॉर्मेशन का फ्लो जो है वो अच्छे से हमें उसको और अच्छे से जो है वो इंक्रीज करना होगा। राइटर ने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, एक सॉल्यूशन देने की कोशिश की है कि 1990s के टाइम में जो ब्रिटिश यूनिवर्सिटी जो है उन्होंने 3 डेकेड पहले एक सिस्टम डेवलप किया था, और सिस्टम का नाम था कॉन्फिडेंशियल इंसिडेंट रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस सिस्टम, सिरास के नाम से आप इसको जान सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बताया था, इसके पीछे बेसिक फिलोसॉफी ये थी कि जो लोअर स्टाफ होता है टू पॉइंट आउट डिवाइएशन ऑन ए रियल टाइम बेसिस मेंटेनिंग द कॉन्फिडेंशियल ऑफ द रिपोर्टर। मतलब जो रिपोर्ट दे इसको लेकर के उसको लेकर के कॉन्फिडेंशियल रहा जाएगा, उसके बारे में आउटपुट नहीं दिया जाएगा, लेकिन जो भी इशू है रेलवे ट्रैक को लेकर के उसकी एक रियल टाइम जो है वो रीच बन सके, ऐसा उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन किया था, ऐसा एक इनिशिएटिव जो है उन्होंने लॉन्च किया था। तो यहाँ पर राइटर का ये बोलना है कि हम भी इस तरीके का प्रोजेक्ट हमारे इंडियन रेलवेज के लिए लॉन्च कर सकते हैं, और इस तरीके से जब आप लोअर स्टाफ से सारी इंफॉर्मेशन, लोअर स्टाफ टू अपर स्टाफ तक जब सारी बातें इस तरीके से पहुंचेंगी तो जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन जो है वो रियल टाइम बेसिस पर ही देखने को मिलेगा। तो राइटर ने इस बात के ऊपर फोकस किया है कि अलग अलग कंट्रीज ने जिस तरीके से अपना इम्प्लीमेंटेशन किया है उन सारे एग्जाम्पल्स को इंडिया को भी रिप्रेजेंट करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हम हमारे ट्रेन्स की जो स्पीड है उसको इंक्रीज कर रहे हैं, और अगर हमने बेसिक लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन ना किया, बेसिक लेवल पर अपग्रेडेशन ना किया, तो प्रॉब्लम जो है वो और ज़्यादा इससे इंक्रीज हो सकती है। ओके, नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो न्यूज़ पेज पर है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो देखो, सिडिशन केस हुआ है अगेंस्ट मैती पॉलिटिशियन आफ्टर असम राइफल्स प्लेंट। देखो क्या हुआ कि एक मैती कम्युनिटी के जो पॉलिटिशियन हैं उन्होंने असम राइफल के ऊपर एलिगेशन लगाए कि असम राइफल क्या कर रही है, जो कुकी टेररिस्ट आउटफिट हैं उनको एक तरीके से उनको मतलब प्रोटेक्ट जो है वो असम राइफल के द्वारा किया जा रहा है। तो इसके बेसिस पर इन पॉलिटिशियन के ऊपर जो है वो सिडिशन केस लगा दिया गया है, और सिडिशन केस में बोला गया है कि आप जो हमारी यूनिटी इंटीग्रिटी जो है उसके ऊपर क्वेश्चन जो है उठा रहे हो। ओके, तो यहाँ पर हम कुछ बेसिक बातें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज असम राइफल। देखो, हमारे इंडिया में इंडिपेंडेंस से पहले ही असम राइफल जो है उसको एस्टेब्लिश कर दिया गया था 1835 में। उस टाइम जो है इसका नेम जो है वो था कछार लेवी, ये आपको पता होना चाहिए। और कछार लेवी का मेन टारगेट उस टाइम ये था कि ब्रिटिशर्स के जो टी एस्टेट है उनको ये प्रोटेक्ट करने का काम करेगा।
फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है वो उसी का नेम चेंज करके असम राइफल के रूप में इसको एस्टेब्लिश किया। असम राइफल जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में जो है वो उसको एस्टेब्लिश किया गया है वहाँ पर इशू को प्रोटेक्ट करने के लिए। और दूसरा, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स बटालियन के रूप में भी इसका इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिलता है, ताकि जो नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं उनको सोल्व करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सके। ओके, और अगर हम बात करें तो यूनाइटेड नेशन के जो पीस कीपिंग मिशन है उसमें भी असम राइफल ने काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। आफ्टर इंडिपेंडेंस अगर हम बात करें तो इसने क्या क्या प्रोजेक्ट में साथ दिया, तो ये जो असम राइफल जो है इन्होंने 1962 में जो इंडो चाइना वॉर हुआ था उसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। इसके अलावा 1987 में ऑपरेशन पवन लॉन्च किया गया था श्रीलंका में, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स हमने भेजी थी, उसमें इन्होंने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। और साथ ही साथ में नॉर्थ ईस्टर्न जो हमारा स्टेट है, नॉर्थ ईस्टर्न जो इंडिया का पार्ट है वहाँ पर भी पीस कीपिंग एस्टेब्लिश करने में इनका इम्पोर्टेंट रोल है। अब ये जो असम राइफल है इसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि असम राइफल जो है वो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज के अंडर आता है। अब ये सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज क्या है ये आपको पता होना चाहिए। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज जो है इसके अंडर 7 सिक्योरिटी फोर्सेज आती हैं, और 7 सिक्योरिटी फोर्सेज जो है इंडिया में आती हैं और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर ये आता है। ओके, सीएपीएफ में 7 जो हैं वो कौन कौन सी है, तो एक तो असम राइफल है, एक बीएसएफ है जो इंडिया पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर को सिक्योर करता है, एक है सीआईएसएफ जो इंडस्ट्रियल एरियाज जो है उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, सीआरपीएफ इंटरनल एरिया पर जो इश्यूज हैं उन सिक्योरिटी को एस्टेब्लिश करने की बात करता है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स है, एनएसजी है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, और एसएसपी है। ओके, एसएसपी जो है वो कौन से बॉर्डर एरिया को सिक्योर करता है ये आप कमेंट बॉक्स में बता दोगे। तो ये बेसिक बातें हमने डिस्कस कर ली हैं असम राइफल को लेकर के। अब बात आती है सेडिशन लॉ की कि व्हाट इज सेडिशन लॉ। देखो, सेडिशन लॉ में ये बोला जाता है कि जब ब्रिटिशर्स जो थे वो ये चाहते थे कि उनकी जो गवर्नमेंट है सब लोग उनकी प्रेज ही प्रेज करें, उनका कोई भी जो है ना अपोज ना करे। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने, ब्रिटिशर्स ने ये रूल लेकर के आए कि क्यों ना हम ऐसा लॉ बनाएं कि अगर कोई पर्सन जो है वो हमारे अगेंस्ट बोले तो उनको इस लॉ के बेसिस पर जो है अरेस्ट किया जा सके या फिर उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकें। ओके, तो इसी के बेसिस पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले 17th सेंचुरी में ये जो सेडिशन लॉ है इसका इनिशिएटिव देखने को मिला। अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में डिस्कस करें तो 1837 में थॉमस मैकेले जो है उन्होंने इस चीज को जो है वो एक तरीके से ड्राफ्ट किया, और फिर 1860 में इंडियन पीनल कोड जो है उसमें इसको इंसर्ट कर दिया गया। ओके, 1870 में जो है वो अमेंडमेंट के थ्रू इसको 124A इंडियन पीनल कोड में इसको इंसर्ट कर दिया गया। ओके, ये बेसिक बात आपको पता होनी चाहिए। सेडिशन होता क्या है, अगर कोई पर्सन अपनी प्रेजेंस के थ्रू, अपनी राइटिंग के थ्रू, अपने बोलने के थ्रू मतलब अपने स्पीकिंग के थ्रू, या फिर कोई इशारे, कोई साइन के थ्रू जो है अगर ऐसा लगता है कि वो गवर्नमेंट के खिलाफ में कुछ एक्टिविटीज़ कर रहा है या फिर हमारी जो डिसअफेक्शन शो कर रहा है हमारी कंट्री के खिलाफ में, तो उनके ऊपर सेडिशन चार्जेस जो हैं वो लगाए जाते हैं। ओके, ये जो सेडिशन जो है वो एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है, ये बेसिक बात है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है या देखिए, इस आर्टिकल में बताया गया है कि अगर हम अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में कंपैरिजन करें तो अरेबियन सी में जो प्रेडिक्शन है साइक्लोन को लेकर के वो कम देखने को मिलता है, और बे ऑफ बंगाल में हमारा जो आईएमडी है, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो काफ़ी अच्छे से प्रेडिक्शन कर पाता है। यहाँ पर बताया गया है कि अगर हम बात करें तो जो अरेबियन सी जो है वहाँ पर जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि अरेबियन सी में जितने भी साइक्लोन जनरेट होते हैं नियरली 48% साइक्लोन जो है वो कभी लैंड तक नहीं पहुँच पाते हैं, और बे ऑफ बंगाल में ओनली 13% जो है वो लैंड तक नहीं पहुँच पाते हैं। जो अरेबियन सी जो है वो डीपर एरिया है कंपैरिजन टू बे ऑफ बंगाल, तो उसका जो टेम्परेचर जो है वाटर का उसको
मेजर करना जो है काफ़ी मुश्किल होता है, जिसकी वजह से साइक्लोन का प्रेडिक्शन होने में काफ़ी ज़्यादा इशू देखने को मिलता है। अगर हम कंपैरिजन करें दोनों में, बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी में, तो बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन जो है वो ज़्यादा जनरेट होते हैं, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा लेवल पर देखने को मिल रहा है वाटर का। हालांकि प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो अरेबियन सी जो है वहाँ पर भी साइक्लोनिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा क्रिएट होने लग गई है। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, देखो 2023 जो है उसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स का डेजिग्नेशन दिया है यूएन ने, ताकि मिलेट्स का प्रमोशन जो है वो किया जा सके। हमारे इंडिया ने इसको इनिशिएट किया था और अभी प्राइम मिनिस्टर ये चाह रहे हैं कि ग्रैमी अवार्ड विनिंग इंडियन अमेरिकन सिंगर फाल्गुनी सा जो है वो इसके लिए एक स्पेशल सॉन्ग बनाई। ओके, उसको हिंदी इंग्लिश जो है वो दोनों में लॉन्च किया जाएगा, ताकि लोगों में जो मिलेट्स है उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, एक तरीके से अवेयरनेस क्रिएट हो सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको कंज्यूम कर सकें। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो यूएस की विजिट पर जाएंगे और 21 जून को, आप सभी को पता है, इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो यूएन हेडक्वार्टर में इंटरनेशनल योगा डे में सेलिब्रेट करेंगे, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। देखो 2014 में इंडिया ने इनिशिएट किया था यूएन में कि इंटरनेशनल योगा डे हम क्या करें, उसको स्टार्ट करें। योगा जो है वो हमारे अगर एंशियंट टाइम से देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। योगा जो है वो अगर हम बात करें तो फिजिकली हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, मेंटली काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। और 2014 में इंडिया ने इनिशिएट करने की बात की, 2014 के लास्ट में यूएन ने जो है इसको एक्सेप्ट कर लिया और 2015 में फर्स्ट योगा डे 21 जून को सेलिब्रेट किया गया। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है वो है जेनेरिक ड्रग्स को लेकर के। इसमें बताया गया है कि डायबिटीज़, गैस्ट्रिक इशू, कार्डियोवैस्कुलर जो एलिमेंट्स हैं उनके लिए जो जेनेरिक जो दवाइयां हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड जो है वो बढ़ने लग गई है। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि जो जन औषधि केंद्र है वहाँ पर लोग आकर के ये दवाइयाँ जो है, मेडिसिन जो है वो ज़्यादा ले रहे हैं। अब ये स्कीम क्या है, जन औषधि केंद्र क्या है, इसके बारे में हम कुछ बेसिक बात डिस्कस करेंगे। तो देखो 2008 में जो है वो हमारी गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था और वो जो इनिशिएटिव है उसमें जन औषधि कैंपेन के नाम से एक इनिशिएटिव, तो जन औषधि कैंपेन के नाम से गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव स्टार्ट किया 2008 में। और ये जो इनिशिएटिव है वो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल जो है उसके अंडर इसको लॉन्च किया गया था। फिर 2015-16 में जब एनडीए गवर्नमेंट आई 2014 में, तो उन्होंने क्या किया, ये जो स्कीम थी इसका नेम चेंज करके कर दिया प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। मेन टारगेट क्या है कि जो भी दवाइयाँ हैं वो लोगों को कम मनी पर, जो ब्रांडेड जो कंपनीज जो होती हैं उनका जो प्राइस जो होता है, एमआरपी जो है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, तो उन्हीं दवाइयों को जेनेरिक के रूप में जो है वो चीप प्राइस पर लोगों को प्रोवाइड करवाया जा सके। तो ये मेन टारगेट इसका है और इसी को कंप्लीट करने के लिए जगह जगह जन औषधि केंद्र जो है वो इंडिया में खोले गए हैं। तो अगर हम बात करें 2015-16 में इसका नेम चेंज कर दिया गया। और अगर ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री जन औषधि, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, ये जो परियोजना है इसको ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयू ऑफ इंडिया बीपीआई के द्वारा जो है इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। अब ये बीपीआई क्या है, ये है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मतलब है पीएसयू, और ये काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के अंडर। ओके, जो बीपीआई जो है उन्होंने एक एप्लीकेशन भी बनाया है इस स्कीम को अच्छे से लॉन्च करने के लिए, जन औषधि सुगम एप्लीकेशन। देखो ये जो जेनेरिक जो मेडिसिन होती है उनका जो सॉल्यूशन होता है वो सेम होता है, बस उनका प्राइस जो है वो गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी कम लेवल पर उसको अवेलेबल करवाती है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है फॉरेन पेज पर। तो यहाँ पर देखो आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में एक रीजन ऐसा है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इशू देखने को मिलता है। तो इसको लेकर के आर्मेनिया ने बोला है कि अजरबैजान क्या कर रहा है, यहाँ पर एथनिक क्लींजिंग कर रहा है, जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तो ये एरिया है नागोर्नो करबाख। ओके, तो इसकी लोकेशन हम देखेंगे, ये है अजरबैजान और ये है आर्मेनिया। ये जो रीजन है वो है नागोर्नो करबाख।
देखो इसके ऊपर वैसे इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग ये एरिया आता है अजरबैजान, लेकिन मेजोरिटी में यहाँ पर अर्मेनियन लोग रहते हैं, तो वो डिमांड करते हैं कि ये रीजन हमारा है। देखो अजरबैजान जो है वो एनर्जी रिच एरिया है, एनर्जी रिच कंट्री है, तो उन्होंने अपने बहुत सारी कैस्पियन सी टू ब्लैक सी कनेक्ट करती हुई बहुत सारी गैस एंड पेट्रोलियम पाइपलाइन जो है वो इंस्टॉल कर रखी हैं और वो इस एरिया के काफ़ी पास से जाती हैं। तो अगर ये इशू सॉल्व नहीं हुआ, तो अगर वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट होती है, तो ये जो पाइपलाइंस हैं वो सबसे पहले टारगेट की जाएंगी और इसकी वजह से जो ग्लोबली लेवल पर जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनके प्राइजेज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन जो है वो हमें किया जाना चाहिए। जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर जो है उसको सॉल्व करने के लिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट के कुछ कंट्री जो हैं वो यूक्रेन रशिया के विजिट पर गए हैं और उन्होंने डिमांड की है कि आप ये जो वॉर है इसको सॉल्व करो, ताकि जो भी जैसे फूड प्रोडक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है अफ्रीकन कंट्रीज रशिया यूक्रेन के ऊपर, तो उनको हमें जो है वो इजीली फूड प्रोडक्ट अवेलेबल हो पाए। तो यहाँ पर कुछ कंट्रीज जो हैं वो यहाँ पर गए हैं, उनकी लोकेशन हम देख लेते हैं। तो एक तो इजिप्ट जो है उन यहाँ से रिप्रेजेंटेटिव, इसके अलावा ये है युगांडा, ये है जाम्बिया, ये है कोंगो ब्राज़ीलिनी, ये है सेनेगल और यहाँ पर है साउथ अफ्रीका और ये है कोमोरोस आइलैंड। इन सब के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो यहाँ पर गए हैं। ये जाम्बिया है, यहाँ के भी रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो यहाँ पर यूक्रेन रशिया में विजिट पर गए हैं। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट, लोकेशन, इंपॉर्टेंट फैक्ट सब कुछ हमने डिस्कस किया। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।